हेलो एवरीवन। तो हमारी नई सीरीज मिस्टर किल का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है और इस वजह से मैंने अपने चैनल पर कोई नई कहानी नहीं डाली क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी। तो अब मुझे थोड़ी सी मोहलत मिली है, तब जाकर मैं एक नया वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाट और के अपनी कार में बैठे होते हैं। तभी फाट के को खाने के लिए बर्गर देता है और कहता है कि आपने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, आप ये खा लो। तभी के कहता है कि रात का वक्त खाने के लिए सही नहीं होता है, रात के 2 बज रहे हैं। तभी हमारा फाट कहता है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और मुझे नहीं पता अगले ही पल क्या होगा। क्या मुझे अगले ही पल किसी अपराधी के पीछे भागना होगा, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं उस अपराधी को कैसे पकड़ पाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मांगा कलाकार नहीं हूँ जो जब चाहे सो सकते हैं और जब चाहे उठ सकते हैं। फाट की बात सुनकर के बोलता है कि क्या आप मुझ पर ताना मार रहे हैं। इसके बाद के उस हाथ से बर्गर खाने लगता है, लेकिन उसके बर्गर खाने की वजह से फाट कॉफ़ी नहीं पी पाता और वो कहता है कि मेरी कॉफ़ी गिर गई है, तुम्हारी वजह से मैं कॉफ़ी नहीं पी पा रहा हूँ। तभी के कहता है मैं तो भूल ही गया था कि हमारे हाथों में हथकड़ी लगी है, मुझे इसकी आदत नहीं है। कहते हुए के फाट को उसकी कॉफ़ी पीने में मदद करता है और अपना हाथ आगे करता है और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। अगर आप इस सीन को देखोगे तो पता चलेगा कि ब्रोमेंस में भी ये सीन कितना क्यूट लग रहा था। खैर आगे हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में उन सब वकीलों के बारे में पता लगाया जा रहा था जो अभी भी गुमशुदा थे और करप्ट थे, लेकिन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट के को लेकर कहीं जा रहा था और साथ ही वो कॉल पर बात भी कर रहा था और कह रहा था कि जितने भी वकील लापता हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, सिवाय वकील क्रोम किट के, उसके बारे में मैं खुद पता कर लूँगा। कहते हुए वो कॉल काट देता है। तभी के कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुनकर फाट उसे हैरानी से देखता है और बोलता है इस टाइम। तभी के बोलता है कि हाँ मुझे जाना है। तभी फाट बोलता है कि अभी समय नहीं है। तभी फाट के को एक जगह पर लेकर जाता है और हथकड़ी बांधकर उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाता है। तभी के कहता है कि मैं तो वॉशरूम जा रहा हूँ तो हथकड़ी लगाने की क्या ज़रूरत थी। तभी फाट कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर चलूँगा और तुम पूरे दिन मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। कहते हुए फाट के को वहीं वॉशरूम में ले आता है और कहता है जो भी करना है जल्दी करो। तभी के कहता है कि आपको इतनी जल्दी है तो हथकड़ी खोल क्यों नहीं देते हो। तभी फाट कहता है अगर तुम्हें करना है तो ऐसे ही करो। तभी के कहता है क्या आप पागल हो गए हो, मैं एक हाथ में हथकड़ी के साथ कैसे टॉयलेट कर सकता हूँ। तभी फाट कहता है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है हम चलते हैं। कहते हुए फाट उसे ले जाने लगता है। तभी के कहता है ठीक है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। उसके बाद के ऐसे ही टॉयलेट करता है और पीछे फाट खड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाट के को लेकर वापस से बाहर आ जाता है और उस वकील के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो फाट रिंग बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी के अपने खिड़की खोल लेता है और कहता है कि क्या अंदर जाने में मैं आपकी मदद करूं। तभी फाट कहता है अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी के बोलता है कि अगर मुझे मजाक ही करना होता तो मैं इतने वक्त से आपके साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा होता। के की बात सुनकर फाट उसे कार से बाहर निकाल देता है और हथकड़ी खोल देता है। तभी के बोलता है कि कार में इंतजार करना वैसे भी बुरा नहीं था। तभी फाट कहता है कि अगर हमें इस वकील की डेड बॉडी मिली तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तभी के कहता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तभी फाट के को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। के ऊपर चढ़कर अंदर जाता है और फाट भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर आते ही फाट वापस से के हाथों में हथकड़ी बांध देता है, जिसे देखकर के कहता है कि अब भी आप मुझे ही गुनहगार समझ रहे हो जबकि मैं आपके साथ हूँ और किलर अपना काम कर रहा है। तभी फाट बोलता है ये बात तो तुम्हें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। कहते हुए वो उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ अंदर ले आता है। फाट अंदर आकर अपनी बंदूक को निकालता है और उस वकील का घर चारों तरफ से देखने लगता है और उन्हें कुछ भी वहाँ नहीं मिलता। तभी फाट के को कहता है कि किसी भी चीज़ को छूना मत। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वकील के घर में उन्हें एसी चालू मिलता है
और लाइट चालू मिलती है। तभी फाट कहता है कि कोई अपना एसी और लाइट चालू क्यों रखेगा। तभी के कहता है अमीर लोग अक्सर ऐसा करते हैं, उन्हें बिजली के बिल की चिंता नहीं होती। तभी वो आगे पूरा घर छानना शुरू करते हैं। तभी उन्हें डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में आधा खाया हुआ खाना मिलता है, जिसे देखकर फाट कहता है कि जब वो खाना खा रहे थे उसी वक्त किसी ने उनको किडनैप कर लिया। शुक्रवार से उनका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एक इतना बड़ा घर और उसमें रहने वाला वकील 3 दिन से लापता है, उसके कितने चांसेस है कि अब वो बच सकता है। तभी के को कुछ याद आता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने जब उस कॉमिक को देखा था तो मैं उस किलर के बारे में एक बात अच्छे से समझ पाया। जहाँ भी ये सारे मर्डर हो रहे हैं इनमें एक पैटर्न नोटिस करने लायक है कि किलर लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मर्डर नहीं करता, बल्कि वो मर्डर ऐसी जगह पर करता है जो सिमिलर दिखती हैं, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि गोदाम, खाली मैदान। तभी फाट पूछता है कि अगला मर्डर कहाँ पर हो सकता है, तुम्हारी मांगा में इसके लिए क्या लिखा था। तभी के बोलता है कि एक ऐसा गोदाम जो किसी नदी के किनारे पर बना हुआ हो। फाट उसकी बात सुनते ही फौरन उस जगह को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देता है और दोनों उसी जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फाट और के जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पर चारों तरफ सुनसान जगह नज़र आती है और वो एक आवाज़ का पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऊपर की तरफ से खून नीचे गिरकर आ रहा था। दोनों ऊपर देखते हैं तो वहां पर वकील की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन के बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। फाट उसे संभालता है और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को सारा पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर आ जाता है, जो उस डेड बॉडी को नीचे उतार रहा होता है और साथ ही फाट के को भी संभालता है। आगे हम देखते हैं कि फाट अपने साथियों से बोलता है कि इसका मर्डर हुए 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन खून अभी तक इसका जमा नहीं है, लेकिन शरीर अकड़ने लगा है। जाहिर सी बात है कि किलर यहाँ से थोड़ी देर पहले ही भागा है। तभी नोब के की तरफ देखता है और कहता है उसके बारे में क्या। तभी फाट कहता है कि अब वो मेरी नज़र में सस्पेक्ट नहीं है, मेरी नज़र में वो बेगुनाह है, वो हर वक्त मेरे साथ ही था, ये मर्डर हुआ तब भी वो मेरे साथ ही था, उसने कुछ नहीं किया है। तभी फाट के लिए पानी की बोतल लेकर जाता है। के फाट के हाथ से पानी लेकर पीने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट के से पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तभी के जवाब देता है कि मैं बस अपने घर जाकर सफाई करना चाहता हूँ। तभी फाट कहता है कि हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद फाट के से माफ़ी मांगता है। तभी के कहता है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तभी फाट कहता है कि कुछ मैंने तुम्हें मरे हुए वकील के घर पर कहा था, उस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी के कहता है कि आप सही भी तो हो सकते हैं, वो पैनल मैंने खुद बनाए थे और जो मर्डर कर रहा है वो मेरे ही कॉमिक को कॉपी कर रहा है, तो गलती तो मेरी भी हुई ना, उसमें मैंने ही वो ड्रॉ बनाया। कहते कहते के वापस से पैनिक होने लग जाता है और उसे वॉमिट होनी शुरू हो जाती है। तभी फाट आकर उसे संभालता है और कहता है कि आप अपने आप को संभालो और अपना फोकस करो। कहते हुए वो उसे उसकी दवाई देता है और कहता है कि आपने कोई गलती नहीं की, आप मर्डरर नहीं हो, वो किलर सिर्फ आपकी कॉमिक की नकल कर रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को जिम्मेदार कहना बंद करो और मेरे साथ काम करो। फाट की बात सुनकर के उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तभी के पूछता है आपकी बातों का मतलब क्या था। तभी फाट कहता है कि मुझे किलर को पकड़ने में अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम सस्पेक्ट नहीं हो लेकिन तुम मेरे सलाहकार हो सकते हो। हत्यारे के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम ही बता सकते हो, इस तरह तुम अपने आप को रिग्रेट में भी नहीं डाल पाओगे। मेरे साथ मिलकर काम करो, चलो हम इस किलर को साथ में पकड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट के को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए ले आता है और कहता है कि जाकर आराम करना और अगर कोई जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद फाट वहाँ पर के को छोड़कर चला जाता है। के उसे जाते हुए देखता है और फिर एक दूसरी जगह पर रवाना हो जाता है, जहाँ से उसे जाते हुए फाट भी देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि के एक दूसरी जगह पर आता है, एक दूसरा घर। उस घर में आते ही के को एक आंटी मिलती है। के उन्हें नमस्कार करता है और कहता
कहता है कि माफ़ करना, मुझे इस बार देरी हो गई। साथ में ये भी कहता है कि मैं कल सुबह तक आपको आपकी सैलरी भेज दूंगा और मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कि मैं इस बार आपकी सैलरी टाइम से नहीं दे पाया। तभी आंटी कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, अभी मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो आंटी वहाँ से चली जाती है और के वापस से उस घर के अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ फाट भी के की जासूसी कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि के उस घर में जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। तभी के उसके पास बैठता है और कहता है मैं इतने दिनों तक आपके पास नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। वेल गाइज, के यहाँ पर इस आदमी को अपने पापा कहकर बुला रहा था, लेकिन के ने तो फाट को बताया कि उसके पापा पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। तो फिर ये आदमी कौन था? वेल इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के वहाँ पर लगे हुए सारे बिल को देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि फाट के घर में उसकी सारे इन्वेस्टिगेशन को उसकी बहन देख लेती है और उसी वक्त वहाँ पर फाट आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया है ना, इजाज़त के बिना यहाँ मत आया करो। तभी उसकी बहन कहती है क्या ये सच है? क्या मिस्टर के ही मिस्टर किल है? और क्या उन्हीं ने नेक्रोस लिखी थी? वो असल ज़िंदगी में कैसे हैं? वहीं दूसरी तरफ हम के को देखते हैं जो अपने पब्लिशर को मैसेज कर रहा होता है कि वो जल्दी ही कॉपीज़ भेज देगा। वहीं हम देखते हैं कि फाट अपनी बहन को बताता है कि मिस्टर के रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास इंसान है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तभी उसकी बहन कहती है कि मुझे एक और बात बताओ, क्या मिस्टर के का उस हत्यारे से कोई रिश्ता है? इस पर फाट मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेम के साथ बैठकर ऑफिस में बात कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे ये मांगा बहुत पसंद है जो मिस्टर के ने लिखी है। तभी प्रेम बोलती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिस्टर के ही वो मांगा कलाकार है जिन्होंने नेक्रोस लिखी थी तो तुम क्या इस पर ट्रस्ट करोगी? इस पर प्रेम उसे हैरानी से देखती है और कहती है क्या मिस्टर के ही मिस्टर किलर है? भी वहाँ पर आकर कोई खबर देता है कि नेक्रोस की मांगा के अनुसार तीसरा मर्डर भी हो चुका है। उसकी बात सुनकर थुन कहता है कि अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, इसलिए जो काम कर रहा है उसे वहीं पर रोक दो, अभी हमें इस खबर पर ग्राफिक बनाते हैं। तभी थुन उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है कि अगर आप दोनों के पास कोई सुझाव हो तो तुम मुझे ज़रूर बता सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और प्रेम मोबाइल में उस मरे हुए वकील की डिटेल पढ़ रही थी और तभी वो कह रही थी कि ये आदमी सिर्फ हाई प्रोफाइल केस ही लड़ता था और अमीर लोगों को उनकी गलतियों पर बचा लेता था। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो किलर जो भी काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो हमेशा बुरे लोगों को ही मारने के लिए चुनता है। अगर हम ये सब तुमको बताएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारी टैगलाइन हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पर खबर चलने लग जाती है हत्यारे ने अपना तीसरा शिकार वकील क्रोम किट को बनाया है जो कानूनी दुनिया का जादूगर कहा जाता था। लेकिन अब दुनिया उस हत्यारे की बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रही है, एक ऐसी दुनिया जहाँ आम लोगों के लिए न्याय बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए वो एक ऐसे राक्षस का इंतज़ार कर रहे थे जो न्याय की तराजू को वापस से झुका सके। एक बात तो तय है, जब तक हत्यारा पुलिस वालों की पकड़ में नहीं आ जाता हर एक बुरे इंसान को अपनी आँख खोलकर सोना पड़ेगा। ये बातें के भी सुन रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट अपने एक अंकल से मिलने के लिए जाता है जो उसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में था। वो अंकल उसके लिए कॉफ़ी बनाते हैं और कहते हैं कि पुलिस उस हत्यारे को तक पकड़ नहीं लेती है, बहुत से बुरे लोगों को एक आंख खोलकर सोना पड़ेगा। फाट अपने अंकल से कहता है कि ये सीरियल मर्डर का मामला है, फॉरेंसिक टीम ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है। फाट की बात सुनकर अंकल कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर प्रेस बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, साथ ही जनता का भी बहुत ज़्यादा दबाव होगा। तभी फाट कहता है कि आप जानते ही हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं अंकल, मैं तो बस एक भ्रष्ट पुलिस वाले का बेटा हूँ, यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ अंकल कि मैं इस मामले को अंत तक पूरा करूँगा। तभी अंकल जवाब देते हैं कि मैं इस मामले में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस पर फाट बस उनको एक स्माइल देता है और अंकल कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोब पुलिस स्टेशन में कुछ इंक्वायरी कर रहा होता है और कहता है कि मैंने 3 बार देख लिया है सर, इसमें मुझे कोई भी सुराग दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है उसने इस बार कोई भी सुराग ना छोड़ा हो। तभी
फाट कहता है कि सीरियल किलर हमेशा पैटर्न को लेकर जुनूनी रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कोई सुराख ना छोड़ा हो। तभी फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और उसमें पता चलता है कि जो पेन क्रोम किट के हाथ में था वो उनका था ही नहीं और ना ही उसकी उंगलियों के निशान उन पर थे। तभी वहां पर के आ जाता है और माफ़ी मांगता है कि माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई। तभी फाट बोलता है कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी आओ। कहते हुए वो के को एक पेन की फ़ोटो दिखाता है जिस पर एक मैसेज लिखा हुआ था। ये पेन वकील का नहीं था बल्कि किलर ने वहाँ पर छोड़ा था। तो इसका मतलब क्या है, क्या तुम हमें बता सकते हो? तभी के कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये कौन सा था। तभी फाट कहता है कि नेक्रोस की जितनी भी फाइलें हमें मिली है वो सब के को दिखाओ। के उन फोटोज़ को देखता है और तभी उसे याद आता है कि ये तो एक पॉलिटिशियन की बातों के बारे में है। तभी के बताता है कि नेक्रोस के 18 चैप्टर में एक भ्रष्ट राजनेता है जो दोहरे चरित्र का आदमी है। शत्रु ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं, सच्चे दोस्त ही हमें हिम्मत देते हैं। ये ऐसी बातें करता है और पीड़ित व्यक्ति ने ये बातें बार बार कही हैं। इसका मतलब है कि अगली बार जो हत्यारे का शिकार होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि एक भ्रष्ट राजनेता है जिसने ऐसी बातें की हैं। तभी वहाँ पर कुछ राजनेताओं की फ़ोटो खोली जाती है जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं, जिनके बारे में कहते हुए फाट कहता है कि अगर ऐसे लोग हमारी संसद में रहेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाती है और नोब कहता है कि हमने अपनी छानबीन तो शुरू कर दी है लेकिन अभी तक किसी भी राजनेता के किडनैप होने की खबर नहीं आई है। तभी फाट कहता है इसका दो ही मतलब हो सकते हैं, क्या तो हम गलत रास्ते पर हैं या फिर किलर ने अभी तक अपना काम शुरू ही नहीं किया है। फाट की बात सुनकर सब एक भ्रष्ट नेता की तलाश करने लगते हैं जो धर्म के नाम पर खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी नोब कहता है कि एक व्यक्ति इस सूची में सबसे ऊपर है जो हाल ही में चीनी गिरोह से जुड़ा हुआ पाया गया था और जब उस पर आरोप लगे तो उसने तुरंत धर्म का सहारा लेकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। टीवी में उस नेता को दिखाया जा रहा होता है जो बातें तो बहुत अच्छी करता है लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रष्ट नेता होता है। तभी नोब टीवी की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं नेक्रोस होता तो इसका नाम सबसे ऊपर होता, इसने ही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट काम किए हैं। तभी फाट नोब को थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कहता है। तभी नोब उस पॉलिटिशियन के बारे में बताते हुए कहता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये मादक पदार्थों के मामलों में और सरकारी बिजनेस की बोलियों में हेरा फेरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और ऐसे कुल मिलाकर लगभग 10 मामले हैं। ऐसे भी अफवाहें हैं कि इन्होंने धोखाधड़ी और मानव तस्करी जैसे कामों में खुद को शामिल रखा है। इनके खिलाफ अभी आरोप हटा लिए गए हैं। आगे नोब कहता है कि मुझे तो लगता है कि नेक्रोस का अगला शिकार यही होने वाला है। तभी के भी कहता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर ये आज तक जिंदा बचा है इसका मतलब ये है कि अगला शिकार चैप्टर 18 के अकॉर्डिंग यही होने वाला है। तभी फाट कहता है ये मंत्री अभी कहाँ पर है। तभी नोब बताता है कि ये फिलहाल साधना के लिए एक मंदिर में गया है और इसने कुछ दिनों पहले ही अपने एक सोशल मीडिया हैंडलर से इस बारे में पोस्ट किया। तभी फाट कहता है जितना जल्दी हो सके इससे कांटेक्ट करो। फाट के कहने पर उस मंत्री को कांटेक्ट किया जाता है लेकिन वो पुलिस वालों पे ही भड़क पड़ता है और कहता है कि तुम इन सब में मेरा नाम मत घसीटो, फालतू के कार्टून में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, प्रेस में मेरा नाम खराब होता है और तुम मेरा सिर दर्द बन रहे हो और मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। इतना कहते ही वो फ़ोन काट देता है और अपनी धार्मिक किताबों के पीछे से निकालकर शराब पीने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि जितने 3 लोगों को मारा गया है वो सब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे, मुझे आपकी चिंता हो रही है। तभी वो मंत्री कहता है तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जाकर मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट और उसकी टीम पूरी उस मंत्री की सिक्योरिटी के लिए आ जाती है और फाट अपने लोगों से कहता है कि अगर कुछ भी तुम्हें सस्पिशियस लगे तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म करना। कहते हुए वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है जहाँ के पहले से ही बैठा था। तभी फाट के से पूछता है कि कल क्या आपको काम पर नहीं जाना है। तभी के जवाब देता है नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी रात जाकर आपके साथ काम करूंगा। तभी फाट कहता है अगर कोई समस्या है तो आप जल्दी घर जा सकते हो, मैं दूसरी टीम को हमारी जगह पर काम करने के लिए भेज दूंगा। लेकिन के कोई जवाब नहीं देता। तभी फाट कहता है भूख लगी है क्या? के कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी फाट कहता है एक बात पूछूं? तभी के कहता है हाँ पूछो। तभी फाट अगला सवाल करता है कि तुमने नेक्रोस क्यों लिखा था, लेकिन अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहते हो तो मत दो। तभी
के कहता है कि मैं इसका जवाब देने से इनकार कर दूं तो क्या सही होगा। इसके जवाब में फाट कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तभी बाद में के कहता है कि मैंने ये बुक इसलिए लिखी थी क्योंकि थाई इन्वेस्टमेंट बैंक की वजह से मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा जीवन दोनों बर्बाद हो गए थे। उस मामले में मेरे पापा को ज़बरदस्ती कल्प्रिट बनाया गया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जस्टिस मांगने में ही निकाल दी, लेकिन उनकी परवाह कभी किसी ने नहीं की। कानून भी उन्हें नहीं बचा सका। इसके बाद हमें के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका पूरा परिवार बेघर हो गया था और वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने जस्टिस की मांग की, लेकिन कर्ज के बोझ के तले वो इस तरह दब गए थे कि उसके पापा ने फिर लास्ट में खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया और उसी में उसकी माँ की भी मौत हो गई। बस के बच गया। छोटे से के ने अपने माँ बाप को आग में तड़प तड़प कर मरते देखा और बस उन्हें पुकारता रहा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उसके बाद के फाट को बताते हुए कहता है कि मैंने जुडिशरी सिस्टम की निराशा की वजह से इस नोवेल को लिखा था कि मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे जैसे एक आम आदमी की कीमत इस दुनिया में कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर फाट भी खामोश हो जाता है। अभी के आगे कहता है ट्रस्ट मी इंस्पेक्टर, अगर उस वक्त जुडिशरी सिस्टम ने मेरी मदद की होती, कानून ने मेरी मदद की होती तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल भी ना होती। तभी फाट के को समझाते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको साबित कर दूंगा कि इस दुनिया को नेक्रोस जैसे राक्षस की ज़रूरत नहीं है। फाट की बात सुनकर के बस कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग जाता है। तभी उसकी नज़र जाती है कि कोई मंत्री के घर के अंदर सस्पिशियस आदमी कूदा है और वो इस बारे में तुरंत फाट को बताता है। फाट जल्दी ही उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है और कहता है घर में कोई घुस रहा है। उसके बाद फाट भी अपने एक्शन में आ जाता है। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और लास्ट में हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं जिनमें के को रिहा करने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फाट के करीब जाकर बैठ जाता है। तभी के कहता है कि आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो, क्या आप मुझे हथकड़ी पहनाना चाहते हो। तभी फाट कहता है मेरी तरफ देखो। कहते हुए फाट के सिर की पट्टी को चेंज कर देता है, जिसके जवाब में के भी फाट को सिर्फ थैंक यू बोलता है। तभी फाट कहता है खाना खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, और जवाब में के बस उसे एक मुस्कान देता है। और यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।